हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन मेरे संग की औरतें की रीडिंग करेंगे। इस लेसन की लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। बच्चों, इस लेसन में लेखिका अपने जीवन की खास औरतों जैसे अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी दादी और अपनी बहनों की बातें याद करती हैं। कभी ये औरतें उन्हें हंसाती हैं, कभी चौंका देती हैं और कभी कभी अपने जिद्दीपन और साहस से सबको हैरान कर देती हैं। इस कहानी में आपको मिलेगा परिवार का प्यार, रिश्तों की मिठास और अलग अलग स्वभाव की औरतों की अनोखी दुनिया का मजा। तो बच्चों, चलते हैं इस कहानी पर। इसमें लेखिका कहती हैं, मेरी एक नानी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि मेरी माँ की शादी से पहले ही उनका देहांत हो गया था। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने की वजह से बाद में हम तीन बहनों को खुद अपनी कहानियां बनानी पड़ी। नानी से कहानी तो नहीं सुनी, लेकिन नानी के बारे में एक कहानी जरूर सुनी। पहले मुझे बस इतना पता था कि मेरी नानी एक पारंपरिक और अनपढ़ महिला थी जो पर्दा करती थी। शादी के थोड़े समय बाद ही उनके पति पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनने की पढ़ाई पूरी की। जब वे विदेश से लौटे तो वे विलायती तरीके से रहने लगे, लेकिन नानी ने अपना रहन सहन बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने कभी अपनी कोई इच्छा, पसंद या नापसंद अपने पति से नहीं कही। जब नानी कम उम्र में बहुत बीमार पड़ी और उन्हें लगा कि उनकी मौत करीब है, तो उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपनी 15 साल की इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की हुई। इस चिंता ने उन्हें इतना हिम्मत वाला बना दिया कि उन्होंने नाना से कहा कि मैं पर्दे का ध्यान छोड़कर आपके दोस्त और स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जिस औरत ने कभी किसी पराये मर्द से क्या, अपने पति से भी खुलकर बात नहीं की थी, वह अब एक अजनबी से क्या कहना चाहती है। लेकिन नाना ने सवाल जवाब में समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने दोस्त को बुला लाए। जब प्यारेलाल शर्मा आए तो नानी ने उनसे कहा, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी की शादी का रिश्ता आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो जो अंग्रेजों का चापलूस हो। आप मेरी बेटी के लिए एक आजादी का सिपाही ढूंढकर उससे शादी करवा दीजिए। सबको हैरानी हुई कि एक ऐसी महिला जो अपनी खुद की आजादी के बारे में सोचती भी नहीं थी, देश की आजादी के लिए इतना जोश रखती है। बाद में मैंने समझा कि नानी अपने निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्यालों की थी। हाँ, उन्होंने नाना की जिंदगी में कभी दखल नहीं दिया, लेकिन अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। भले ही उनकी जिंदगी पारंपरिक और शांत थी, लेकिन दूसरों की तरह जीने के लिए कभी मजबूर नहीं होना उनकी असली आजादी थी। इस तरह मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे और होनहार लड़के से हुई। वह लड़का आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के कारण सरकारी नौकरी यानी कि आईसीएस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास अपना कोई पैसा नहीं था, लेकिन नानी और गांधी जी के विचारों के कारण माँ को सादा जीवन जीना पड़ा। माँ इतनी नाजुक थी कि खादी की मोटी साड़ी उनकी कमर पर निशान डाल देती थी। वह रात रात भर जागकर साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती ताकि दिन में शर्मिंदगी ना हो। मेरी दादी यानी माँ की सास मजाक में कहती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। मतलब मेरी माँ बहुत नाजुक और सुंदर थी, इसलिए माँ से घर का कोई काम नहीं कराया जाता था। इसकी दो वजह थी, जिनमें पहली ये थी कि उस समय बहुत लोग अंग्रेजों की तरह रहना पसंद करते थे। मेरे नाना बिल्कुल अंग्रेजों जैसे थे। उनका पहनावा, रंग रूप और पढ़ाई सब अंग्रेजी अंदाज में था। मजेदार बात यह है कि आजादी के लिए लड़ने वाले लोग भी अंग्रेजों की कई बातें पसंद करते थे। इस तरह एक अंग्रेजी अंदाज वाले घर में मेरे पापा के लिए मेरी माँ जैसी नाजुक और सुंदर पत्नी चुनी गई। ये तो सच में एक कहानी जैसा था। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। वह बहुत सुंदर, नाजुक, दुनियादारी से दूर, लेकिन ईमानदार और निष्पक्ष थी। उन्हें देखकर लोग कहते थे कि वह किसी जादुई फूल जैसी थी। उनसे कोई भारी काम नहीं करवाया जाता था, लेकिन जब भी किसी काम के लिए राय मांगी जाती, उनकी बात को ऐसे माना जाता था जैसे पत्थर पर लकीर हो। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी से हल नहीं जोतवाते, हमारे पास बैल हैं। जब मैं छोटी थी तभी मुझे इस कहावत का मतलब समझ आ गया था। मतलब यह था कि हमारे पालन पोषण के लिए माँ के अलावा भी घर के बाकी सभी लोग तैयार रहते थे।
दादी, उनकी भाभियां, यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि माँ को आजादी का शौक कम था। उन्हें भी आजादी बहुत पसंद थी और वे अपने तरीके से उसे जीती थी। जब किसी चीज के लिए मन में जुनून हो तो उसे अपने तरीके से निभाना ही असली आजादी है, ना कि किसी और से पूछकर। हमारी माँ आम भारतीय माँ जैसी नहीं थी। उन्होंने कभी हमें लाड प्यार नहीं किया, ना ही हमारे लिए कभी खाना बनाया, और ना ही हमें ये सिखाया कि अच्छी पत्नी या बहू कैसे बनना चाहिए। कुछ तो उनकी बीमारी की वजह से था, लेकिन असली कारण ये था कि उन्हें घर गृहस्थी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनका ज्यादातर समय किताबें पढ़ने, साहित्य पर चर्चा करने या संगीत सुनने में बीतता था, और ये सब वह बिस्तर पर लेटे लेटे करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा है, हमारे दादा दादी और बाकी रिश्तेदार उन्हें कभी बुरा नहीं कहते थे और उनसे आम औरत की तरह होने की उम्मीद भी नहीं रखते थे। सब उन्हें इतना मान क्यों देते थे, इसकी दो खास वजह थी। पहली, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दूसरी, अगर कोई उन्हें कोई राज की बात बता दे तो वह कभी किसी और को नहीं बताती थी। माँ हमारे लिए दोस्त जैसी थी, और माँ की जगह पापा ने माता पिता की बाकी जिम्मेदारियां निभा ली थी। मुझे याद है, बचपन में जब हमारे घर में किसी की चिट्ठी आती तो कोई ये नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, चाहे वह एक बहन की दूसरी बहन को लिखी चिट्ठी ही क्यों ना हो। हमारा छोटा सा घर, जिसमें 6 बच्चे, सास ससुर और बाकी लोग रहते थे, फिर भी हर किसी को अपनी निजी जिंदगी जीने की पूरी आजादी थी। यही आजादी पाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई सब लिखने पढ़ने में लग गए। हमारे परिवार में अपने ढर्रे से हटकर जीवन जीने वाली सिर्फ माँ और नानी ही नहीं, बल्कि हमारी एक परदादी भी थी, जिन्हें अलग रास्ता अपनाने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर उनके पास 2 से ज्यादा धोती हो जाएं तो तीसरी वह दान दे देंगी। जैन समाज में कम सामान रखना आम बात थी, इसलिए यह बात लोगों को अजीब नहीं लगी। लेकिन उनकी असली अलग सोच तब दिखी जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। परदादी मंदिर गईं और भगवान से मन्नत मांगी कि पहला बच्चा लड़की हो। आमतौर पर लोग ऐसी मन्नत अपने तक रखते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे गांव में यह बात फैला दी। लोग हैरान रह गए। ना तो हमारे परिवार में बेटियों की कमी थी और ना ही उन्हें किसी खास वजह से ये इच्छा थी। बस आमतौर पर हमारे खानदान में हर बहू का पहला बच्चा बेटा होता था। परदादी ने मंदिर जाकर ये मन्नत बार बार दोहराई। गांव में मशहूर हो गया कि परदादी का भगवान से सीधा कनेक्शन है, बिना तार का तार। जैसे ही वे मन्नत करती, भगवान तुरंत तथास्तु कह देते। दादी को तो ये पहले ही यकीन था कि पोती होगी, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि परदादी की यह अजीब सी इच्छा इतनी पूरी होगी। भगवान ने एक नहीं बल्कि लगातार 5 बेटियां दे दी। गांव में तो लोग मजाक करते थे कि भगवान भी परदादी की जिद के आगे घबरा जाते हैं। वैसे परदादी और एक मशहूर चोर की कहानी भी हमारे घर में बहुत बार सुनाई जाती थी, और मुझे तो उस चोर को देखने का मौका भी मिला था। एक बार की बात है, हमारे गांव नकुड़ की हवेली में शादी हो रही थी। सारे मर्द बारात लेकर दूसरे गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ औरतें थीं, जो सज धज कर रात भर नाचने गाने और ढोलक बजाने में लगी थीं। उसी रात एक मशहूर चोर चुपके से हवेली में घुस आया। वह सोचकर आया था कि कौन सा कमरा खाली है और कहां से सेंध लगानी है। लेकिन किस्मत देखो, जिस कमरे में वह घुसा वहां माजी सोई हुई थी। असल में माजी ने शोर से बचने के लिए अपना कमरा बदल लिया था। चोर बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बुजुर्ग औरत कमरे बदल लेगी। बुजुर्ग लोग हल्की नींद में सोते हैं। चोर के पैरों की आहट से माजी की आंख खुल गई। माजी ने आराम से पूछा, कौन? चोर ने घबराकर कहा, जी मैं। माजी ने कहा, अच्छा, तो जरा पानी पिला दो। चोर हक्का बक्का रह गया, जी मैं। माजी ने पास रखा लोटा टटोला तो वह खाली था। उन्होंने कहा, ऐसा करो, ये लोटा लेकर कुएं से पानी भर लाओ, लेकिन कपड़ा अच्छे से बांध कर रखना और पानी छान कर लाना। चोर सोचने लगा, अरे, इन्हें अंधेरे में कैसे पता कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग है। उसे याद आया कि गांव वाले कहते हैं कि माजी का तो भगवान से सीधा कनेक्शन है। माजी फिर बोली, जल्दी करो भाई, बहुत प्यास लगी है। चोर डरते डरते सच बोल गया, मैं तो चोर हूं। माजी ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ? प्यासे को पानी पिलाना तो अच्छे काम में आता है, लेकिन ध्यान रखना, कपड़ा मत हटाना, हाथ अच्छे से धो लेना
और पानी कपड़े से छान कर लाना। चोर ने हैरान होकर पूछा, आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ जी बोली, हाँ, अगर तू हाथ धो ले। सब लोग तो नाचने गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के अलावा कौन है जो मुझे पानी देगा? ये सुनकर चोर इतना घबरा गया कि लोटा लेकर कुएं की तरफ चल दिया। पानी भरकर लौटा, लेकिन उसे पहरेदार ने देख लिया और पकड़ लिया। माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया। फिर बोली, अब हम दोनों माँ बेटा हो गए हैं। अब बेटा चाहे चोरी करो या खेती करो। चोर की आंखें भर आईं। उसने चोरी छोड़ दी और खेती करने लगा। जब मैंने उस चोर को देखा तो वह बहुत सीधा साधा और डरपोक सा बुजुर्ग था। मेरी जिंदगी में दो अजीब लेकिन मजेदार बुजुर्ग औरतें थीं। एक तरफ मेरी माँ जी थीं, जिन्होंने मुझे लड़की होने पर भी कभी हीन भावना महसूस नहीं होने दी, और दूसरी तरफ मेरी नानी थीं, जिन्होंने मुझ में देश की आजादी के लिए जोश भर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली और सब लोग जश्न मना रहे थे, मैं बीमार पड़ गई। उस समय टाइफाइड बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। मैंने बहुत रो धोकर डॉक्टर से इंडिया गेट जाकर जश्न मनाने के लिए इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर हमारे नाना के अच्छे दोस्त थे, इसलिए पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं 9 साल की थी, ना तो इतनी छोटी कि गुड़िया से बहल जाती और ना इतनी बड़ी कि डॉक्टर की बात समझ लेती। पिताजी ने तंग आकर मुझे एक मोटी किताब दे दी, ब्रदर्स कारामजोव। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने रोना छोड़कर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में क्या क्या समझ में आया ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने उसे कई बार पढ़ा और बातें गड़मड़ हो गईं। लेकिन एक अध्याय जिसमें बच्चों पर होने वाले अन्याय की बात थी, मुझे पहली ही बार में याद हो गया और उसमें मेरे आगे के लिखने के तरीकों पर गहरा असर डाला। शायद माँ जी की दुआ का असर था कि मैं और मेरी चारों बहनें लड़की होने के बावजूद कभी कमतर महसूस नहीं करती थीं। नानी, माँ और परदादी की तरह हम सब ने भी हमेशा अपनी राह खुद बनाई और दूसरों के बताए रास्ते पर चलना पसंद नहीं किया। हमारे घर में सबसे पहली बेटी मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर में उसे रानी कहते थे, लेकिन बाहर सब मंजुल कहते थे। शादी के बाद उसने लिखना शुरू किया और अपने पति का नाम अपनाकर मंजुल भगत बन गई। मैं दूसरी नंबर पर थी। घर में मेरा नाम उमा, लेकिन बाहर मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और मेरा लेखिका नाम हो गया मृदुला गर्ग। जब हमने लिखना शुरू किया था, तब नारीवाद यानी महिलाओं के हक की सोच का दौर चल रहा था और बहुत सी महिलाएं शादी के बाद अपना नाम बदलना बंद कर रही थी। लेकिन हमने अपना नाम बदल लिया। लोग हमसे पूछते थे, इतनी पुरानी सोच क्यों, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था, लेकिन हमें लगा कि नाम बदलने से हमारी पहचान पर कोई असर नहीं पड़ा। पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों को 2-2 नाम क्यों दिए? मेरी छोटी बहन गौरी का बाहर का नाम चित्रा है। वह लिखती नहीं है, कहती है घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। बाद में जब चौथी और 5वीं बेटियां हुई, रेणु और अचला, तो पिताजी ने एक एक ही नाम रखा। फिर एक भाई हुआ, राजीव। मजेदार बात यह है कि बीच की 2 बहनें चित्रा और रेणु ही लेखन से दूर रहीं, बाकी सब लिखने लगे। मेरे ससुराल में कोई मुझे नहीं पढ़ता था। शुरू में मुझे यह अजीब लगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि इसमें भी फायदा है। कम से कम घर में मेरी लिखी चीजों पर कोई आलोचना तो नहीं करता। अब बात उन बहनों की जो लेखक नहीं बनी। चौथे नंबर की बहन रेणु थोड़ी अलग थी। गर्मी की दोपहर में स्कूल से लौटते समय कार लेने जाती थी, तो वह कार में बैठने से मना कर देती थी। कहती, थोड़ा सा रास्ता कार में बैठकर जाना अमीरी दिखाने जैसा है। उसने बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखा था और उनका फोटो मंगवा लिया था, जिसे एक जवान मोटरसाइकिल से घर पहुंचा गया। इससे मोहल्ले में उसका रुतबा बढ़ गया। रेणु को सिर्फ कार में बैठना पसंद नहीं था, बल्कि वह इम्तिहान देने से भी कतराती थी। स्कूल तो पास कर लिया, लेकिन जब बीए का इम्तिहान देने का समय आया तो बोली, पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तभी मैं दूंगी। हमने बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने रेणु से कहा, बीए करोगी तो नौकरी मिलेगी, शादी आसानी से हो जाएगी और लोग इज्जत से देखेंगे। लेकिन ये वजह रेणु को भी सही नहीं लगी और पिताजी को भी पक्का भरोसा नहीं था। आखिर में पिताजी ने वही पुराना तर्क इस्तेमाल किया जो माता पिता अक्सर करते हैं, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं।
रेणु ने बीए तो कर लिया, लेकिन सिर्फ पिताजी को खुश करने के लिए और बस पास होने लायक ही नंबर लाए। रेणु सच बोलने में माँ से भी ज्यादा आगे थी। उसकी आदत थी कि आधा समय लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही है, इसलिए बिना मेहनत सबको हंसा देती। आज भी अगर कोई उसे इत्र देता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा थी। वह कॉलेज पढ़ने जाती थी, लेकिन खुद पढ़ने से ज्यादा उसे दूसरों को पढ़ाने में मजा आता था। इसी वजह से उसके अपने अंक कम आते और जिनको वह पढ़ाती उनके ज्यादा। जब उसकी शादी का समय आया तो उसने पहली नजर में ही एक लड़का पसंद कर लिया और कह दिया शादी करूंगी तो इसी से। माँ बाप तो दूर, वह लड़का भी इस फैसले से अनजान था। लेकिन चित्रा का कहना था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। और सच में शादी उसी लड़के से हुई, क्योंकि पहली मुलाकात में ही चित्रा ने उसे साफ कह दिया था कि मैं जो ठान लेती हूँ वही होता है। लड़के ने बात आगे बढ़ाई ही नहीं और मान गया। हमारी सबसे छोटी बहन अचला शुरू में सबसे सीधी सादी लगती थी। उसने पापा की बात मानी, पहले अर्थशास्त्र पढ़ा, फिर पत्रकारिता पढ़ी, अच्छे से पढ़ाई करके पास हुई और पापा की पसंद से शादी भी कर ली। लेकिन उसके बाद उसने भी परंपरागत तरीके से जीवन नहीं बिताया। घर गृहस्थी में उसका ज्यादा मन नहीं लगा और मेरी तरह 30 साल की उम्र के बाद उसने भी लिखना शुरू कर दिया। हम तीनों बहनों में एक बात एक जैसी रही। हमने भले ही शादी के बाद परंपरागत तरीके से घर न चलाया हो, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। हमने एक ही बार शादी की और उसे निभाया, चाहे कभी कभी हालात बहुत कठिन क्यों ना हो गए हों। हमें लगता था कि पति बदलने से जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। अगर घर के अंदर रहकर भी अपनी मर्जी से जी सको तो वही काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहां पति पत्नी भी पिक्चर देखने जाते थे तो अलग अलग जगह बैठते थे। मैं दिल्ली में कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां आई थी और नाटकों में अभिनय करने का शौक रखती थी। मैंने यह पुराने रिवाज नहीं माना और साल भर के अंदर वहां की शादीशुदा महिलाओं को मना लिया कि वे पराये पुरुषों के साथ मंच पर नाटक करें। हमने कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए पैसे भी जुटाए। वहां से निकलकर मैं कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में रहने लगी। तब मेरे 2 बच्चे थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लोगों की सलाह पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से कहा कि उनका मिशन हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोले। पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर कहा कि स्कूल तभी खोलेंगे अगर मैं भरोसा दिलाऊं कि वह 100 साल तक चलेगा। मैंने गुस्से में कहा, कोई भी 100 साल तक चलने की गारंटी नहीं दे सकता। अंत में मैंने तय किया कि मैं खुद स्कूल खोलूंगी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाएं। कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। कई मेहनती लोगों की मदद से यह सपना पूरा हुआ। मेरे बच्चे और अफसरों के बच्चे वही पढ़े और बाद में बड़े बड़े स्कूलों में भी दाखिला पा गए। मेरी जिद कई बार लोगों ने देखी है, लेकिन सबसे ज्यादा यह मेरी लिखाई में दिखती है, क्योंकि मैं हमेशा अपना अलग रास्ता चुनती हूँ। फिर भी मेरी छोटी बहन रेणु की जिद मेरे से भी आगे थी। सन 1950 के आखिरी दिनों में एक रात दिल्ली में बहुत जोर की बारिश हुई, लगभग 9 इंच। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कें और पुल पानी से भर जाते हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं। इस बार तो हालत और भी खराब थी। सरकारी दफ्तरों के पहले माले तक पानी भर गया, फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह कोई भी गाड़ी या बस सड़क पर नहीं चली। रेणु के स्कूल की बस भी नहीं आई। हमने कहा, आज स्कूल बंद होगा, मत जाओ। रेणु बोली, आपको कैसे पता? किसी के पास इसका सही जवाब नहीं था। बारिश रुक चुकी थी, बस सड़क पर पानी भरा था। रेणु अकेले ही पैदल स्कूल चल पड़ी। वह पूरे 2 मील यानी लगभग 3 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंची, लेकिन स्कूल सच में बंद था। चौकीदार उसे देखकर हैरान रह गया। रेणु को कोई दुख नहीं हुआ। वह वापस 2 मील पैदल चलकर घर वापस आई। हमने कहा, देखा, हमने तो पहले ही कहा था। वह बोली, अगर स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूँ उस दिन उसे कैसा मजा आया होगा, पानी से भरी सुनसान सड़कों पर बिल्कुल अकेले अपनी मंजिल की ओर चलने का। सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।